समुंदर पार से आज हमारे साथ दो खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आप बड़े मारूफ सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं अली नकवी, और उनके साथ उनकी मिसेस मौजूद हैं फ़िज़ा अली। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फ़कीर का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? हमने बहुत लोगों की ज़ुबानों पे जो है वो सुना भी, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे बड़ा आजकल वायरल भी है। इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ? कोई अभी से या कुछ टाइम से जो है वो लगा? सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें दावत दी। तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। फ़कीर का सफ़र तकरीबन मैं कह सकता हूँ 9-10 साल पहले शुरू हुआ। उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि मैं म्यूज़िक को सीरियसली लेना चाहता हूँ, म्यूज़िक को एज ए प्रोफेशन के तौर पे, या लगा कि मैं गा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ? असल में गायकी का शौक़ तो मुझे बचपन से था। मुझे याद है कि मैं जब एक दफ़ा मैं स्कूल से आया और कुछ नर्सरी राइम गुनगुना रहा था। आई थिंक उसका नाम था जागो जागो सुबह हुई, और मैं मारनी पड़ी गाने पे। जी, मारनी पड़ी गाने पे। बच्चा पढ़ाई छोड़ के किस काम? नहीं, असल में मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत रिलीफ मिल गई। जो भी अगर मैं कुछ गुनगुना रहा होता था तो अम्मी सुनती थी कि यार तुम गुनगुना रहे हो, अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, कुछ और गुनगुनाओ, कुछ नेशनल एंथम, पाकिस्तान का नेशनल एंथम। तो पाकिस्तान का नेशनल एंथम आप जानते हैं कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बनस्बत किसी भी नर्सरी राइम से, बड़ी मुश्किल उर्दू, बल्कि उर्दू के अल्फाज उस तरह से हैं। एग्जैक्टली। और मैंने फिर जब नेशनल एंथम गुनगुनाया तो अम्मी को पता चल गया कि हमारे घर में एक चाइल्ड प्रोडिजी ने जन्म लिया है। और उसके बाद जब भी कोई गैदरिंग्स होती थी, ईद होती थी या कोई भी हमारे घर में कोई फंक्शंस होता थे, लोग आते थे, गेस्ट्स आते थे, तो मुझे अम्मी ने दरमियान में कमरे के दरमियान में खड़ा कर देना, लाके परफॉर्मिंग मंकी और कहना कि शुरू हो जाओ जी। ये निचले सतह पे जो है वो आपको एक बड़ी जल्द जो है वो टैलेंट का भी आपकी शिनाख्त हुई और घर से बड़ी हौसला अफजाई हुई। वालिद साहब और बाकी फैमिली का रवैया कैसा रहा, और क्या उन्होंने सपोर्ट किया? बाकी फैमिली का रवैया तो यकीन जाने कि बहुत ही सपोर्टिव था। ये अब कह रहे हैं या हकीकत में ऐसा था? हकीकत में ऐसा ही था, हकीकत में ऐसा था, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली में कोई गाता नहीं है, तो जब उन्हें पता चला कि हमारा भाई या हमारा बेटा गा लेता है, उसकी आवाज़ अच्छी है, तो वो काफ़ी फ़ख्र महसूस करते थे। और ये होता था कि उसके बाद मैं मतलब काफ़ी शाय होता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि अम्मी मुझे कहती थी कि तुम परफॉर्म करो, तुम जो है ना गाओ लोगों के सामने गाओ। लेकिन उसी से कॉन्फिडेंस यकीनन हुआ। मैडम आपकी तरफ आते हैं, कैसा कभी पसंद आप भी सुनती हैं कि ऐसा नहीं कि बाकी लोग जो है वो सुनते हैं और घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हाल तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद एक्चुअली इनकी आर्ट की और टैलेंट की बहुत फ़ैन हूँ, और शुरू से ये एक चीज़ है जिसमें मुझे खुद भी काफ़ी इंटरेस्ट है आर्ट में। तो मुझे हमेशा बहुत ही ये दिलचस्प लगता था कि जब कोई आर्टिस्ट होता है उसमें वो जो टैलेंट होता है, क्योंकि खुद मुझ में नहीं है तो इसलिए मुझे तो हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि इनके पास माशाल्लाह। हौसला अफजाई करती हैं या लगता है कि बस अपनी मसरूफियात में मगन है और टाइम नहीं दे रहे? नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है कि जो टाइम की डिवीज़न है वो अच्छी तरह से हो जाती है, घर की तरफ भी, काम की तरफ भी, और अक्सर इनके प्रोजेक्ट्स में मैं भी इन्वॉल्व होती हूँ, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। उसी बहाने फिर हमारा जो हो सकता था टाइम एक साथ ना गुजरता वो भी फिर होता है, क्योंकि मैं भी वहाँ शामिल होती हूँ। तो नहीं, काफ़ी सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव है इनके म्यूज़िक के हवाले से। मैं भी खुश हूँ और जी सब अच्छी तरह से चल। फ़कीर की तरफ वापस आते हैं अली साहब, कुछ गुनगुना के हमारे जो व्यूवर्स हैं, लिसनर्स हैं, उन्हें कुछ सुनाएंगे कुछ फ़कीर का? कुछ ज़रूर। इंसान परेशान जब होता है, नाम ले तब रबदा, एक तरफ है फ़कीर जो हर दम मौला ही मौला करदा। सारी जिंदगी खुशी को ढूंढे पर सुकून न लभदा, एक तरफ है फ़कीर जो हर दम मौला ही मौला करदा। अल्लाहु अल्लाहु जपदा जावे फ़कीर, 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 अल्लाहु
कभी आपको फिज़ा इनके साथ लगा नहीं कि आप भी गा सकती हैं या आप गाना चाहेंगी या कुछ ऐसा? क्योंकि साथ रहता है बंदा तो शायर के साथ रह के कहीं ना कहीं शायरी शुरू कर देता है, कोई गाने वाला गाना शुरू कर देता है। इतना मैं कहूँगी कि मुझे इनके साथ रह के राग जो है उनका थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना शुरू हो गया, लेकिन नहीं, खुद ही सिंगिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ें मुझे अच्छी तरह से आती है मैं उसी में रहूँ तो अच्छी बात है, तो नहीं, सिंगिंग में मेरा इंटरेस्ट। कितनी देर हो गई है शादी को? गाना जो है वो शादी से पहले इन्होंने जैसे शुरू किया था, प्रोफेशन में आ गए थे या उसके बाद आए हैं? शादी को 2 साल हो गए हैं, तो जी गाना इनका जो फ़कीर है वो उससे पहले ही था, लेकिन जैसे कहीं फ़कीर से मुतासिर होके तो नहीं शादी हुई? नहीं, वो नहीं, लेकिन नहीं वो तो जी मैं आपकी बात काटता हूँ, फ़कीराना मिजाज से शायद मुतासिर। आर्टिस्ट का तो उन्होंने यकीनन पहले ही कह दिया कि वो उसके लिए, आर्ट के लिए जो है वो मोहब्बत रखती हैं जी। अभी पाकिस्तान में आपकी क्या लिस्म मसरूफियात हैं? आप एक वीक से पाकिस्तान में हैं, अभी क्या आप जी कर रहे हैं? पाकिस्तान में एक्चुअली मैं आया हूँ यहाँ पे एक म्यूज़िक वीडियो, एक प्रोजेक्ट जो अभी मुकम्मल हुआ है 3 दिन पहले, तो ज़्यादा मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि एक और आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैं फीचर कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट पे, और गाने का नाम भी मैं डिस्क्लोज यकीनन वो आगे फ्यूचर में आप पहुंच करेंगे। लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि जहाँ पे हमने ये वीडियो शूट की है, ये सदर्न पंजाब में, साउथ पंजाब में, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। उसके नज़दीक तकरीबन 15-20 मिनट के फासले वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की रूइंस की साइट थी वहाँ पे, तो वो हमने देखा, बहुत ही मुतासिर हुए, बहुत ही खूबसूरत। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा? ऐसा तो नहीं कि बाहर से कोई बंदा आ गया अब 20 साल 22 साल बाद तो उसे भगा दो यहाँ से? नहीं, लोगों की वजह से ही हमें, जब हम फ़कीर जब रिलीज़ हमने किया यूट्यूब पे, और जो रिस्पांस वहाँ पे मिला, यूट्यूब पे हमें रिस्पांस मिला, जो कमेंट्स आते थे ज़्यादातर पाकिस्तान से लोग कमेंट्स कर रहे थे, तो वो यही कहते थे कि तुम पाकिस्तान कब आओगे, पाकिस्तान कब आओगे, प्लीज़ पाकिस्तान आओ, यहाँ पे आके हमारे सामने कह सकते हैं कि मोहब्बत जो है वो मोहब्बत हमें ज़्यादा पाकिस्तान, यकीन करें इतनी ज़्यादा मोहब्बत पाकिस्तान से मिली, क्योंकि हमारा जो म्यूज़िक है वो ज़्यादा, मैं समझता हूँ ज़्यादा जो कदर करने वाले हैं मेरे म्यूज़िक को पाकिस्तान में ही लोग पाए जाते हैं बनस्बत यूके में एक नीश मार्केट है वहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर जो इस चीज़ को समझते हैं, इस कलाम को समझते हैं और इस जॉनर ऑफ म्यूज़िक को समझते हैं, वो पाकिस्तान में सूफी कलामी गुनगुनाते हैं। ये कुछ और भी आपने कभी ट्राई किया या आपका शौक है उसमें? एक्चुअली और भी, मैं अपने आप को ये नहीं कहूँगा कि मैं एक सूफ़ी गायक हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर जब आप अपने आप को एक महदूद कर लेते हैं, एक मोल्ड में डाल देते हैं, तो उससे ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यही कहूँगा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जो मुझे म्यूज़िक इंस्पायर किया है, जिस म्यूज़िक ने मुझे इंस्पायर किया, जो मैं खुद सुनता हूँ, वो मुख्तलिफ जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक हैं, चाहे वो रॉक हो, कवाली हो, क्लासिकल म्यूज़िक हो, फोक म्यूज़िक, पंजाबी फोक म्यूज़िक हो, हालांकि स्पेनिश रैप हो तो मैं हर एक जैज़ हो, तो हर एक मुख्तलिफ जॉनरा के म्यूज़िक से मैं सीखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उसकी थोड़ी बहुत झलक मेरी पर्सनैलिटी, मैं समझता हूँ कि मेरा म्यूज़िक जो है वो मेरी पर्सनैलिटी की अक्कासी करता है, नुमाइंदगी करता है। तो मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी चीज़ों से मुश्तमिल है, जैसे पाकिस्तानियत हो गई, यूके हो गया, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि यूके में कोई लाइव परफॉर्मेंस वगैरह का भी सिलसिला रहता है या पाकिस्तान में सिर्फ इस सिलसिले को करते हैं, कैसे? जी बिल्कुल रहता है। एक्चुअली मैं परफॉर्म ज़्यादातर लाइव ही करता हूँ, मुझे मज़ा ही परफॉर्म लाइव करने में आता है बनस्बत अगर कोई बैकिंग ट्रैक चल रहा होता है। हालांकि बैकिंग ट्रैक भी अगर हो तो मैं यही स्ट्रेस करता हूँ कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल हो, उसके ऊपर मैंने लाइव वोकल्स गाने होते हैं, लेकिन मुझे मज़ा ज़्यादातर आता है जब लाइव म्यूजिशियंस हों, लोग हों, लाइव रद्द-ए-अमल आ रहा हो और आप उसे उस लहर में उसका मज़ा कुछ और करें। जी, आप भी कभी मैडम गई हैं इनके साथ कोई लाइव परफॉर्मेंसेस के दौरान, कभी कुछ सपोर्ट करती हैं इन एक्टिविटीज़ में? जी, ज़्यादातर एक्चुअली मैं साथ ही होती हूँ, तकरीबन हर परफॉर्मेंस पे या हर प्रोजेक्ट पे मैं अक्सर साथ ही होती हूँ। तो जी बहुत यूके में तो मेरे ख्याल से, बल्कि खुद भी सुनती हैं या फिर मैनेजमेंट पे ही लगी रहती हैं? नहीं, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जिसको बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, प्रोडक्शन वगैरह, उसमें मैं काफ़ी इन्वॉल्व होती हूँ, लेकिन जब ये स्टेज पे होते हैं तो फिर मैं हमेशा ऑडियंस मेंबर बन के सुन भी रही होती हूँ। तो जी वो तो सिलसिला ये रहता है। कैसा रद्द-ए-अमल वहाँ पे ऑडियंस की सीट्स पे बैठ के कैसा लगता है, और लोगों का रद्द-ए-अमल जब वो कमेंट्स करते हैं पॉजिटिव तो रिएक्शन देते हैं, तो वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत मैं खुश फील करती हूँ, बहुत प्राउड फील करती हूँ। लोग अक्सर इतने अच्छे कमेंट्स देते हैं, बहुत
बहुत पॉजिटिवली इनके म्यूजिक से, क्योंकि आप तो ऑडियंस के अंदर है ना, मुंह पे तो मैं भी कहता हूँ नकवी साहब क्या गाते हैं आप, कमाल है भाई कमाल। लेकिन जब आप स्टेज के फ्रंट पे बैठे होते हैं और उस तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही होती और लोग वहाँ पे कुछ कहना चाह रहे होते हैं, तो यकीनन रद्द-ए-अमल जो है वो सच पे होता है, वो आवाज़ दिल से निकल रही होती है। बिल्कुल, वो मतलब लोगों के जो सही ओपिनियंस होते हैं वो होते हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा फील होता है कि जब मैं सुन रही हूँ कि बस मैं नहीं ये सोच रही, लेकिन और इतने ज़्यादा ऑडियंस, इतने लोग इतना पॉजिटिव इनके म्यूज़िक को लेते हैं और पसंद करते हैं, तो वो बहुत ही खुशी की बात होती है। नाज़रीन, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, यह वक्त हुआ है एक मशहूर ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, अली नकवी साहब और फ़िज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान को ख़राज तहसीन आपने पेश किया, उस पर आपको एक नामी ग्रामी इदारे ने जो है वो अवार्ड्स भी दिए, बड़ा आपका गाना जो है वहाँ पे हिट भी हुआ, सुना भी गया। कैसे ये ख्याल आया और वो एक्चुअल था क्या, स्टोरी क्या थी? उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब मेरे लिए मैं कहूँगा कि एक रूहानी उस्ताद का एक दर्जा रखते हैं। हालांकि मैं खुश किस्मत नहीं था कि मैं उनको लाइव देख सकूं, उनकी परफॉर्मेंस लाइव देख सकूं। मैं बहुत छोटा था जब उनकी वफ़ात हुई, और मैं समझता हूँ कि शायद उस वक्त अगर मैं सुनता, उनको देखता, शायद उनकी म्यूज़िक को कदर नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी उम्र भी इतनी कम थी। तो जैसे मैं बड़ा होता गया, कव्वाली म्यूज़िक से रूशनास होता गया, क्लासिकल म्यूज़िक से रूशनास होता गया, तो मुझे खान साहब के काम की, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, उनके काम की ऐसी मतलब लगन हुई मुझे मेरे दिल में उनके काम के लिए, और इतनी इज्जत आई कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैंने 10-15-20 लोगों को जिन्होंने जो उस तरह का गाते हैं, उनमें से आपको लगा कि ये एक उस्ताद है और वाकई उस्ताद है जिसे आप मुतासिर हुए? बिल्कुल, क्योंकि उनकी एक म्यूज़िक ये था कि उनके बिफोर, आप कह सकते हैं कि बिफोर द टर्म वायरल वाज इन्वेंटेड, खान साहब का म्यूज़िक असल माने में वायरल हुआ था। न सिर्फ पाकिस्तान में उनके चाहने वाले थे, उनके म्यूज़िक को प्यार करते थे, बल्कि चीन में अगर देखें, जापान में देखें, यूके में देखें, अमेरिका में देखें, हर कोई मस्त, हर कोई लाल। उन लोगों को लैंग्वेज की समझ नहीं आती। जापानीज़ के बारे में कहा जाता है कि वो स्पेशल उन्हें बुलाया करते थे, और बहुत सारे ममालिक जो है उन्हें मोहब्बत करने वाले थे उनके। तो यही जो क्वालिटी थी खान साहब के म्यूज़िक की, द पावर टू ट्रांसेंड cultures, the power to transcend language barriers, ये इससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर था कि उनके म्यूज़िक की इतनी खूबसूरती थी कि हर एक कल्चर ने, हर एक मुल्क ने उनके म्यूज़िक को अपनाया। तो ये बहुत ही बड़ी एक चीज़ थी मेरे लिए, जो मैंने देखा कि यार अगर मैं म्यूज़िक में जाऊँगा तो मैं इन्हीं की तरह का म्यूज़िक मैं भी करना चाहूँगा। जिस तरह इन्होंने मकबूलियत हासिल की, वैसे मैं भी मकबूलियत हासिल करना चाहूँगा अपने म्यूज़िक के ज़रिए, और एक ऐसा म्यूज़िक क्रिएट करूँ जिसकी कोई हद ना हो, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, लैंग्वेज बैरियर्स ना हो। तो जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया तो तकरीबन 2011-2012 का टाइम था। तो उस वक्त 2012 में खान साहब की 15वीं बरसी आ रही थी। तो एक रेडियो स्टेशन यूके में, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मेरे प्रोड्यूसर को अप्रोच किया, कहा कि हम एक शो स्पेसिफिकली खान साहब की याद में हम कर रहे हैं, तो हम मुख्तलिफ आर्टिस्ट को अप्रोच कर रहे हैं जो खान साहब के गानों को कवर करें, ताकि हम उस शो में उन गानों को चलाएं। तो हमने मतलब यकीन करें कि 3 घंटे हमें लगे। 3 घंटों में हमने वो गाना बनाया, स्टूडियो में गए, गाना बनाया, एडिटिंग वगैरह करके, प्रोडक्शन करके उस रेडियो स्टेशन को भेज दिया। और उस रेडियो स्टेशन ने जब चलाया, इतना लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला। एक तो ज़ाहिर है खान साहब की बरसी का वक्त था, लेकिन उन्होंने जब देखा मोहब्बत और चाहने वाले और इतने ज़्यादा, जिसे भी गाया खूब गाया, और फिर वो कोई और भी गुनगुना रहा हो तो यकीनन उसी मोहब्बत से वो उसे सुनते हैं कि शायद वो गा रहे हैं या उनको। एब्सोल्युटली, मतलब उनके काम की ऐसी समझ लें कि तासीर है कि जो कोई भी उठाता है, जो कोई भी करने की कोशिश करता है, पहले से उन्होंने इतना काम किया हुआ है अपने म्यूज़िक पे कि जो कोई भी अगर उनकी कोशिश करे उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, लोग इतना सराहते हैं कि यकीन जाने कि मैं कुछ कह। वो कौन सा गाना था? मेरे ख्याल नित खैर मंगे तेरी था। नित खैर मंगे गुनगुनाएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। जरूर।
होर की मंगना मैं रब कोलों, एक खैर मंगा तेरे दम दी। होर की मंगना मैं रब कोलों, एक खैर मंगा तेरे दम दी। बाज सजन लजपाल तेरे, वे मैं कोजियां केड़े कम दी। पल पल माणे सुख वे हजारां, कड़ी वेखे ना कोई अलम दी। बदर हमेशा मौला, बदर हमेशा मौला रखे। ढोला ते नजर करम दी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। यकीनन नुसरत फ़तेह अली ख़ान की यादों को जो है वो आपने ताज़ा किया है। मिस फ़िज़ा, कभी मार्केट में, कभी कहीं शॉपिंग करते हुए, कहीं फैमिलीज़ में, कभी किसी ने इनके तारुफ से भी आपको पुकारा, बुलाया, याद किया, देखा? जी ऐसा हुआ है, ऐसे अक्सर हुआ क्योंकि है। स्क्रीन पे तो उतना आप नहीं आती कि जी, मीडिया के अंदर आप ऑन स्क्रीन या परफॉर्मेंसेज में इनके साथ हों, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक ताल्लुक होता है और लोग जानते हैं जी, जी। और वो समझते हैं कि ये उनके रिलेटिव्स हैं या वाइफ हैं। जी बिल्कुल, जैसे कुछ लोगों को पता है, जैसे मेरे अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, या कभी उन्होंने कहा हो कि हमें जी। ऑटोग्राफ दिलवा दें, कभी जी, मुलाकात करवा दें। जी उन्होंने ऐसे अक्सर किया है कि उन्हें पता चले कि इनकी कहीं परफॉर्मेंस हो रही है या शो हो रहा है, और वो फिर जिद आपको करेंगे कि पासेस हमने पूसेस आना है। मुफ्त मिल जाएगी। ये काफ़ी दफ़ा हुआ है हमारे साथ, लेकिन अच्छी बात भी है क्योंकि नज़र आता है कि वो भी इनके आर्ट से कितना प्यार करते हैं। और जेलस अक्सर नहीं हुई कभी कभी कि ख़वातीन उनका नंबर मांग रही हैं, उनका कुछ पूछ रही हैं, मिलने की ख्वाहिश है तो नहीं कि भाई मांगी। मैं परफॉर्मेंस में लाइव चली जाऊँ? मुझे नहीं, इतना नहीं, मतलब वो होता है ना, अगर कुछ लोगों को होता भी होगा जो कि सही है, लेकिन मेरे ख्याल से एक ट्रस्ट लेवल होता है असल में, बिल्कुल, ट्रस्ट लेवल हो तो का भी फिर लेवल है। और माशाल्लाह हम हैं भी फ्रेंड्स की तरह के, जो कि बहुत नहीं, माशाल्लाह अच्छा हेल्पफुल है। बात है जी। कि कोई इस तरह की अगर कभी बात होती भी है तो हम जिस तरह से उसके साथ डील करते हैं, तो मुझे फिर बीच में कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि और भी मतलब लड़कियां इनको देखती हैं या इंटरेस्टेड हैं, या यकीनन आपके लिए वैसे मुसरत है कि भी लोग इनके चाहने वालों की कमी नहीं है और इनके टैलेंट की, आर्ट की जो है वो लोग कदर करते हैं। बिल्कुल, वो तो मैं खुश होती हूँ जब लोग इनको कभी कभी पहचान भी लेते हैं और कहते हैं नहीं हमने आपसे पैसे नहीं लेने अगर हम किसी की मतलब शॉप पे गए हैं। इस तरह के अक्सर वाक़या हुए हैं जो कि ये मना करते हैं, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगता है देख के ना कि जब पता चलता है कि लोग इनको पहचानते हैं या इनके म्यूज़िक से इतनी मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसी अदा इनकी या कुछ चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो या कुछ लगे कि कुछ मुनफरिद है आम रूटीन से? जी, वो मैं कहूँगी, जैसे इन्होंने अभी खुद कहा था कि मैं इतना अपने आप को एग्जैक्टली सूफ़ी सिंगर नहीं कहता, लेकिन मेरे ख्याल से एक जो इनकी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये बहुत मतलब जिस तरह हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कोई मलंग है, ये मतलब मॉडर्न टाइप के एक मॉडर्न मलंग कि इनकी ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इनको नहीं, मलंग दिलचस्पी दो नहीं सेंस है। में होता है। एक आर्टिस्ट वाला मलंग जो आप मेरे ख्याल शायद कहना चाह रही हैं, एक और मलंग होता है कहना मलंग हो गया। जी, ये बस बहुत सिंपल है, इनको इतनी मतलब मटेरियल चीज़ों से लगाव नहीं होता, लोगों की फीलिंग्स का बहुत ख्याल करते हैं, लोग क्या बल्कि जानवरों की फीलिंग्स का बहुत इनको लगाव है, बहुत उनका ख्याल रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे इनके बारे में बहुत कम होता है कि ख़वातीन जो है वो किसी की तारीफ करें, मर्द तो करते रहते हैं, उनकी मजबूरी होती है। कुछ ऐसा आपको भी यकीनन कुछ इनमें अच्छा लगा होगा, कुछ आपको शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स से? मतलब मैं मिस फ़िज़ा में मैं क्या कह सकता हूँ, लाइक इन्होंने इतनी खूबसूरती से नहीं डर के कह रहे हैं कि नहीं, हरगिज़ नहीं, इतनी खूबसूरती से इन्होंने बयान किया, मैं इससे आगे कुछ कह नहीं सकता। बस यही कहूँगा कि हमारा रिश्ता जो है वो एक हस्बैंड एंड वाइफ का के अलावा वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो आई थिंक यही हर एक चीज़ सम अप कर देता है कि आप जब किसी अपने पार्टनर के साथ अगर आप दोस्त हैं,
हर एक चीज़ अपने दिल की शेयर जब करते हैं, कोई सीक्रेट्स नहीं रहती जब, तो ये वाकई एक लेकिन उसकी बड़ी सपोर्ट मिलती है, और मेंटली जब आप घर में सेटिस्फाइड हैं तो आप बाय प्रोफेशनल भी कहीं ना कहीं मार नहीं खाते उस तरह से, आपको टेंशन मैं एक्चुअली अपनी जो मेरी फीलिंग्स हैं मैं इजहार नहीं कर पाता, जो मैं इनके लिए महसूस करता हूँ तो मैं वो इजहार नहीं कर पाता। तो शायरी में लिख लिया करें, कुछ इसलिए बता दिया बेहतर यही होता है कि मैं खामोश रहूँ, क्योंकि जो चीज़ खामोशी से आप कह सकते हैं या अल्फाज नहीं मिलते एग्जैक्टली, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप खामोश रहें, क्योंकि rather than mumbling up your words, it's better to just remain silent and allow the other person to feel what you feel for them. शायरी का भी पता चला कि आपको शौक रहा है, वो कैसे शुरू हुआ और कहाँ पे इख्तिताम हुआ या अभी जारी है? नहीं एक्चुअली जो म्यूजिशियन जो सिंगर जो सॉन्ग राइटर होता है वो ज़ाहिर है शायर भी होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब बचपन में जब अम्मी ने मेरे टैलेंट को डिस्कवर किया और मुझे जब लोगों के सामने पेश कर देते थे कि जी हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करो, तो मैं शाय रहता था। मुझे बहुत ही एक शाय बच्चा था, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई मुझे देखे, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ हूँ। तो एक ऐसी आप कह सकते हैं कि शायनेस थी या इनसिक्योरिटी थी, आई डोंट नो, लेकिन ये जो शायनेस थी और इनसिक्योरिटी थी जो लोगों के सामने परफॉर्म करना, ये मेरी यूनिवर्सिटी में जाके ख़त्म हुई। वो ऐसे हुई कि वहाँ पे स्पोकन वर्ड इवेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मैं जब करता था, तो उसमें से एक स्पोकन वर्ड इवेंट्स जो यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ जो स्टूडेंट्स यूनियन थी वो ऑर्गेनाइज करती थी। तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के शायर आते थे, पोइट्स आते थे, अपनी परफॉर्मेंस करते थे, म्यूजिशियंस भी आते थे। तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं गाना गाता हूँ या म्यूजिक वहाँ पे भी छुप के रहे आप? वहाँ पे भी छुप के, एग्जैक्टली। तो जब मैं देखता था कि लोग परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी शायरी अपनी पोइट्री परफॉर्म कर रहे हैं, तो ओपन माइक सेशंस का जब वक्त आता था 5 मिनट 10 मिनट, किसी को ऑडियंस में से पूछते थे कि किसी ने ये परफॉर्म करना हो तो प्लीज़ बता दीजिए। तो मैंने एक दिल पे पत्थर रख के जो है ना, समझ लें कि एक कोशिश की कि मैंने कहा यार मैंने भी कुछ लिखा हुआ है तो मैं जाके परफॉर्म करता हूँ। तो यकीन करें कि मैं जब स्टेज पे गया इतना मुझे डर खौफ था, लेकिन मैंने कहा यार ये खौफ को किसी ना किसी तरीके से मैंने अबूर करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि वहाँ पे आपने प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, वाइवास करनी होती हैं, प्रेजेंटेशंस करनी होती हैं, उससे आप बच नहीं सकते, उससे आप जान नहीं छुड़ा सकते। तो उसकी वजह से मुझे फिर ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म करने का एक साहित रखता था। तो मैंने कहा यार इसको थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो मैंने जब परफॉर्मेंस की अपनी शायरी की, यकीन जाने कि वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे इतना उनको अच्छा लगा, क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा था अपनी शायरी पंजाबी और उर्दू में। यूनिवर्सिटी में खवातीन भी मौजूद थी या अकेले मर्द सुनने वाले थे? नहीं, सब थे। यूनिवर्सिटी में खवातीन भी थी, मर्द भी थे। लेकिन ये वो आपकी इब्तिदा थी, और यकीन करें कि मैं मतलब अंग्रेजी में भी नहीं मैं परफॉर्म कर रहा, मैं उर्दू और पंजाबी में परफॉर्म कर रहा था। और मैं सोचा शायद उसको अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपने आप को यही मतलब दिल पे पत्थर रख के मैंने कोशिश है उर्दू पंजाबी में करता, चाहे किसी को समझ आए ना आए। एक्चुअली मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा नाज़रीन के लिए भी क्लियर कर दूं कि आपकी वो एजुकेशन और यूनिवर्सिटी जो है वो यूके में थी और वहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़ने वाले थे, क्योंकि लोग ये ना समझें कि पाकिस्तान में शायद उन लोगों को समझ नहीं आता। तो उनको इतना अच्छा लगा। बाद में जब मैंने परफॉर्मेंस ख़त्म की तो इतना उन्होंने मुझे सराहा, मुझे कहा यार क्या ज़बरदस्त तुमने। उनको असल में ये अगेन विद उस्ताद मुज़फ़्फ़र अली खान साहब के म्यूज़िक के जैसे लोगों को मतलब उनको समझ नहीं आती थी, लेकिन उनकी जो रिदम थी, उनकी जो टेम्पो थी म्यूज़िक की, उससे वो इंस्पायर होते थे। और इसी तरह मेरी शायरी जब मैं करता तो उसमें एक हिप हॉप रैप का एलिमेंट आता था, तो उस रिदम से वो इंस्पायर होते थे। उनको अच्छा लगता था कि यार एक मुख्तलिफ साउंडिंग एक लैंग्वेज है, तो ये बड़ी अच्छी हमें लग रही है। तो वहाँ से जो मुझे रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने कहा यार मेरे पास तो एक और भी टैलेंट है म्यूज़िक का, तो क्यों ना मैं इसको भी थोड़ा एक्सपीरियंस करूँ, इसको मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ कि देखते हैं कि क्या बनता है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरी जो इब्तिदा म्यूज़िक में भी अगर हुई है तो वो मेरी शायरी की वजह से हुई है। जो कॉन्फिडेंस मुझे अपनी शायरी करने खुद जो लिखा उसे गुनगुनाया भी? जी, खुद जो लिखा उसी को मैंने परफॉर्म किया।
और बाद में फिर मैंने गाने लिखने शुरू किए, और वहाँ से मुझे फिर एहसास हो कि यार मैं थोड़ा लिख भी सकता हूँ, गाने भी लिख सकता हूँ। मिस फिज़ा, आपकी तरफ आते हैं, कभी कोई शेर आपके लिए भी कभी कहा, कभी कोई नाराज़ हुई हो, कुछ गुनगुना दिया हो मनाने के लिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि कभी ये लम्हात जो हैं वो खुदा ना करे आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना पंजाबी से, जैसे दो भांडे हों खड़कते भी चांस उनका रहता है। तो कभी आपके लिए भी कभी कुछ गुनगुनाए, कोई शेर कहा? हमारा इस तरह का है कि अगर तो कोई नाराज़गी हो या इस तरह का कुछ हो, तो जहाँ तक घर का सवाल होता है, फैमिली मेम्बर्स का, तो सबसे पहले सॉरी यूजुअली मैं ही कहती हूँ, चाहे ये हो गए चाहे मेरे बहन भाई, ये भी बड़ापन है और उसमें बस इसी तरह की मेरी आदत है शायद। तो वो यूजुअली बात इतनी दूर तक पहुँचती नहीं है कि इनको कुछ बहुत स्पेशल मेरे लिए लिखना पड़े। घर में कभी लगा नहीं कि ये कागजात जो बिखरे पड़े रहते हैं, किसी पे कोई शेर का एक आधा मिसरा इधर लिखा हुआ है, आधा लिखा हुआ है, कहीं डिस्टर्बेंस का या कुछ सबब बनता है? वो नहीं, वो बस कभी कभी इतना होता है कि कभी, जैसे आपको शायद पता हो, जो आर्टिस्ट होते हैं उनके ऊपर कभी एक टाइम आता है जब उनकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो और चीज़ों को ज़रा साइड पे रख के, बस जैसे अगर कोई पेंटर है वो पेंटिंग अपनी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होगा, बाकी कमरे के अंदर गंद डाला हो, मामलात खराब तो हो गए, उस तरह का कभी कभी होता है कि इनको एकदम से कोई बहुत अच्छा आइडिया है और इन्होंने बस उस पर फोकस करना होता है। तो मैं थोड़ा कह रही होती हूँ खाने का टाइम हो गया, मैं खाना ले आऊँ, लेकिन ये बिजी हैं, उस तरह का। लेकिन मैं समझा शायद यूके में रहते हैं, खाना खुद बनाते होंगे। वो बाकी काफी काम घर के कर लेते हैं, खाना लेकिन ये आप रिकॉर्ड में ना बताएं। बस वो कभी घर का काम उन्हें नहीं आया, वो भी मेरी जिम्मेदारी संभालती जी। यूके में कैसा रिस्पांस रहा वहाँ पे? अली साहब आपकी तरफ आते हैं, कैसा रिस्पांस रहा? लोग वहाँ पे भी सुनते हैं, पाकिस्तान को पसंद करते हैं, और पाकिस्तान के बारे में उनके तासुरात क्या हैं? यहाँ से हम देखें तो, यहाँ अपने ही चैनल्स को देखें तो हमें लगता है कि बड़ा नेगेटिव हमारा बाहर है, इमेज है, लोग हमें उस तरह से पसंद नहीं करते। लेकिन बाहर जाएँ तो कुछ, आप क्योंकि वहाँ पे रहते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि हमारा तासुर कैसा है वहाँ पे। हमारा तासुर पाकिस्तान का बनिस्बत लाइक और भी जो मुल्क ममालिक हैं, पाकिस्तान बहुत बेहतर है। आई वुड से कि क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग पाकिस्तान से उनका जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड है, वो सब हार्ड वर्किंग लोग हैं, चाहे वो लेबरर्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, एग्जैक्टली, चाहे वो मतलब ब्लू कॉलर काम कर रहे हों, तो सब हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं। तो इस वजह से जब हम बात करते हैं किसी नेटिव ब्रिट से, तो वो यही दाद देते हैं कि यार आप लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, और दूसरी ये है कि आप फैमिली ओरिएंटेड लोग हो। फैमिली का जो हमारे पाकिस्तान में या हमारी पाकिस्तानी सिस्टम है, निज़ाम मौजूद है, वो अंग्रेज लोग बहुत उससे इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों को तो वो ओल्ड एज होम में छोड़ एग्जैक्टली। तो ये हमारा जो फैमिली सिस्टम है पाकिस्तानियों का, इससे वो बहुत ही इंस्पायर होते हैं, इसको बहुत ही वो सराहते हैं, इसको बहुत ही पसंद करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तानियों के हवाले से अच्छा एक इमेज है, स्पेशली एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लाइक, अगर आप, क्योंकि मैं म्यूज़िक से एफिलिएटेड हूँ, तो पाकिस्तान का जो म्यूज़िक है, बिलखसूस पाकिस्तान की जो आर्ट है, वो एक पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है इंटरनेशनली। शायद मतलब आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी एवेन्यूज़ खुली हैं म्यूज़िक के लिहाज से कि जो इंटरनेशनली अपना एक पहचान उन्होंने बना ली हुई है। हर शोबे में हमारे देखें ना, यहाँ से नोबेल प्राइज से लेके आपके एटॉमिक साइंसदानों तक, आपके म्यूजिक, और बहुत सारे लोग, नुसरत फ़तेह अली खान, मैडम नूरजहां, और बहुत सारे उस्ताद मेहदी हसन खान साहब जी। क्या अब भी नुसरत फ़तेह अली खान को आपने खराज तहसीन भी पेश किया, और मैडम जैसे मैंने जिक्र किया, उन्हें भी अभी लोग सुनने वाले वहाँ पे मौजूद हैं? ऐसा तो नहीं कि कहीं वक्त के साथ लोग उनके चाहने वालों में कमी हुई? नहीं, ये नाम ऐसे हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैडम नूरजहां जी, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, के ये लाफानी लाइक दे वुड नेवर डिटीरिएट, इनका नाम कभी ख़त्म नहीं होगा। जब भी पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी, पाकिस्तान की तारीख के साथ इनके नाम जुड़े हुए हैं, तो ये कभी भी इनकी चाहत, इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, वो कम नहीं होगी। जैसे जैसे लोगों को ज़्यादा समझ आती जाएगी म्यूज़िक की, वैसे वैसे इन लोगों के बारे में लोग ज़्यादा रिसर्च करेंगे। जैसे मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक ऐसा फ़ैन बना अपनी
बाद में जब बचपन में नहीं लेकिन बाद में जब मुझे समझ आना शुरू हुई थोड़ी म्यूज़िक की, ज़िंदगी की, दुनिया की, तो फिर मैंने उस्ताद उस फ़तेह खान साहब के म्यूज़िक को अपनाया। वैसे ही मैं समझता हूँ कि मैडम नूरजहां का जो म्यूज़िक है, मेहदी हसन खान साहब का जो म्यूज़िक है, वो टाइमलेस है, वो कभी भी अपनी वैल्यू नहीं खो सकता। अब तो बड़ा पॉप, जैज, ये तो इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, यंग जनरेशन उस तरह से उनसे मुतारिफ नहीं है। इससे कोई असर तो नहीं पड़ा वहाँ पे भी? मुझे नहीं लगता क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो आप शायद आप मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन जो मैं देखता हूँ वो अपनी रूट्स से ज़्यादा इन टच होना चाहते हैं, वो ज़्यादा अपनी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि हम हैं क्या, हमारी पहचान क्या है। तो मैं यही देखता हूँ जो पाकिस्तान, जो यूके में भी जो पाकिस्तानी हैं, वो आई थिंक ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा वो रूट शनास हों, अपनी रूट्स को दोबारा जो है ना अनअर्थ करें, अपनी रूट्स को ज़्यादा वो करें। तो आई थिंक म्यूज़िक especially and the media, Pakistani media has a lot, I have to give a lot of credit to Pakistani media as well as आपकी तरफ Pakistani आते हैं, वहाँ पे जो पाकिस्तानी फैमिलीज रहती हैं उनका आपस में रवैया कैसा है? तो नहीं कि सस नूर को लोग लड़ते रहते हैं, या आपस में मिल के रहते हैं और दूसरे ममालिक के साथ भी एक अच्छा ताल्लुक रखते हैं? जी, मिलजुल के ही रहते हैं, क्योंकि जैसे भी ये भी कह रहे थे कि वहाँ भी रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी रूट्स को भूले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं भूले। ये तो नहीं कि वो एक रास्ता है जी कि नहीं पाकिस्तानी है जी, उसे पता नहीं को मेरा शरीका है, ये बंदा है, कुछ इस तरह से है, ऐसा कोई मामला तो नहीं? नहीं, इस तरह से नहीं है। दुख सुख में आपस में मिलना, आना जाना, ऐसे ही है कि बहुत कम्युनिटी वहाँ, कुछ इलाके हैं जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ है जहाँ कम है, लेकिन जहाँ भी होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें, एक दूसरे के नाम पता हो, और इस तरह का मतलब जो है ना एक फैमिली तरह का माहौल उधर अक्सर पाया जाता है। और जहाँ तक बात है बाकायदा फैमिलीज़ की वहाँ पे, तो जो हमारे कल्चर में है, जो तहजीब है हमारी, ये सब, ये मेरे ख्याल से हम वहाँ रहते हुए भी इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ड्रामों में तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा जो अपनी फैमिली पाकिस्तान से कोई शख्स लेके जाता है तो वो उसका बेटा या बेटी बिगड़ जाते हैं, वहाँ पे दूर चले जाते हैं। ऐसा है हकीकत में या कुछ हद तक है सिर्फ? मेरे ख्याल से कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते होंगे, जरूर होते होंगे। 2-4% या 90% के करीब परसेंटेज मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे बिल्कुल डेफिनेट नहीं पता, लेकिन अंदाजा एक वैसे अब क्योंकि आप लोग वहाँ पे रहते हैं, फैमिली से मिलते हैं, कि होता है कि भी बुरा हो गया बाप, इसे मैं ओल्ड एज में छोड़ा हूँ, जी ऐसा कुछ आप मैं शेयर करना चाहूँगा जो आप कह रहे हैं। कि मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान, जो लोग यूके में रहते हैं, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग यूके में रहते हैं, वो उनके बुजुर्ग जो 60s या 70s में आए थे, वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे मतलब पाकिस्तानियत से ही जुड़े रहें, हमारा जो कल्चर है, फैमिली सिस्टम्स हैं और जो वैल्यूज़ हैं, आई थिंक वो ज़्यादा कोशिश करते हैं और ज़्यादा वो काम करते हैं अपनी, मतलब जैसे हम थे, हमारी फैमिली में जब हम गए यूके में गए तो मेरी अम्मी ने यहाँ से तकरीबन अगले 4 साल की किताबें जो थी वो साथ लेके गई, उर्दू की किताबें जो थी। तो जब हम स्कूल से वापस आते थे, लंदन से स्कूल, इंग्लैंड में जब स्कूल जाते थे, वापस जब आते थे तो कुरान पाक के साथ साथ हमें उर्दू की भी तालीम मिलती थी। तो हम, लेकिन वो आपने जैसे पहले बताया कि आपकी वालदा ने सबसे पहले कहा ही कि पाकिस्तान का कौमी तिरंगा जो है वो उनको ना के देखें, और जब हम उनकी मोहब्बत का और जब हम घर में भी, अभी जब हम घर में बात करते थे एक दूसरे के साथ, अम्मी अबू के साथ, तो हम पंजाबी में बात करते थे आपस में, हम भाई बहनें भी और भाई भी हम आपस में पंजाबी में बात करते थे। अब थोड़ा बहुत इंग्लिश में हम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि जो पेरेंट्स होते हैं पाकिस्तानी ओरिजिन्स के, जो पेरेंट्स होते हैं जो यूके में जाते हैं या वेस्ट में जाते हैं, वो उनकी ज़्यादा कोशिश होती है कि हमारे बच्चे पाकिस्तानियत से या पाकिस्तान हमारी जो पहचान है को जो है वो अपने कल्चर से जुड़े रहें। कुछ और गुनगुना के हमारे व्यूवर्स को कुछ सुनाना चाहें, को अपना ट्रैक जो है वो। आपने जिक्र किया था ना मैडम का, जी। तो मैं मैडम नूरजहां का बहुत बड़ा एक फ़ैन हूँ, उनका भी मैं काफ़ी म्यूज़िक सुनता रहता हूँ। तो उनका एक गाना है जो काफ़ी पुराना है, शायद लोगों को शायद याद भी ना हो, लेकिन नहीं वो तो याद होगा, वैसे उनकी डेट शायद याद ना होगा जी, लेकिन बहुत खूबसूरत गाना है जी। और वो है सब दाग दिल चराग
बना कर जला दिए, आजा के हमने प्यार के सामा सजा दिए, सब दाग दिल चराग बना कर जला दिए, आजा के हमने प्यार के सामा सजा दिए, सब दाग दिल। लिखी है खून दिल से मोहब्बत की दास्तां, लिखी है खून दिल से मोहब्बत की दास्तां, हमने तेरी वफा के फसाने बना दिए, आजा के हमने प्यार के सामा सजा दिए, सब दाग दिल। वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही गाने वाले वहाँ पे मौजूद हैं, कोई लेजेंड्स वहाँ पे भी मौजूद हैं यूके के अंदर, कोई अंग्रेज़ों को भी इससे लगाव है, चाहे वो अपनी ज़ुबान में ही गाते हैं? जी बहुत ज़्यादा। वहाँ पे तो आपको पता है कि जितने भी रॉक लेजेंड्स हैं, ज़्यादातर जो रॉक म्यूज़िक पॉपुलर जो हुआ था 60s और 70s में, ज़्यादातर जो बैंड्स थे वो उनकी ओरिजिन्स यूके की ओरिजिन्स थी। जैसे बीटल्स हो गए, रोलिंग स्टोन्स हो गए, डीप पर्पल हो गए, क्वीन, फ्रेडी मर्क्यूरी, इस तरह के जितने भी रॉक लेजेंड्स थे जो 60s और 70s में जो पॉपुलर हुए थे वो सब यूके से। जैसे हमारे तहजीब और ये जैसे सूफीज़म है उसे गुनगुनाने वाले हैं, कुछ बहुत सारे सिंधी में लोग गाते हैं, कुछ सराइकी में गाते हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी इलाकाई ज़ुबानों में लोग गाते हैं और उन्हें भी कोई पज़ीराई मिलती है अगर कोई मौजूद हैं लोग? इलाकाई ज़ुबानें या लहजों के अंदर हाँ, आप कह सकते हैं कि स्कॉटलैंड में केल्टिक म्यूज़िक होता है, वेल्स में अपनी उनकी एक ज़ुबान है, फिर कल्चरल कुछ चीज़ें हों उनकी, जी नॉर्दर्न आयरलैंड में या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में उनकी अपना एक तहजीब है, उनका अपना एक कल्चर है, उनकी अपनी एक म्यूज़िक है, डांस है, उनका अपना एक कल्चर है। तो मुख्तलिफ इलाकाओं में आपको पाए वाकई आप कह सकते हैं कि वाकई उनकी अपनी अलग एक क्या उस आइडेंटिटी को वो भूल तो नहीं गए? भूलते नहीं है, नहीं छोड़ तो नहीं गए कि भाई हम लोग पॉप की तरफ चले जाएं, हम रैप कर लें, हम आप जैज़ कर लें? पॉप का मतलब यही है कि पॉपुलर म्यूजिक आपको मतलब हर एक इलाके में पाया जाएगा। एट द सेम टाइम हर एक इलाके में जो ट्रेडिशनलिस्ट्स होते हैं, जो अपने कल्चर से ज़्यादा लगाव रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा पॉप भी गा रहा है वो अपने कल्चर से नावाकिफ़ है, तो वो मतलब लेकिन उस कल्चर के अंदर जो म्यूजिक मौजूद है उसे भी तो जिंदा रखे ना, उसे भी तो गाए, उसे कुछ याद रखे। जैसे आपने नुसरत फतेह अली खान साहब को, मैडम नूरजहान को और लोगों को याद रखा, तो वो लोग भी तो कहीं करीब नजर आने चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो लोग पॉप ही कर रहे हैं, अगर आप उनसे बैठ के उनसे गुफ्तगू करें, अगर उनकी ओरिजिन्स किसी और इलाके से उनका ओरिजिन है तो उससे वाकई रूशनास रहेंगे। आई एम श्योर दे आर अवेयर ऑफ देयर कल्चर, दे आर अवेयर ऑफ देयर आइडेंटिटी, एंड आई थिंक स्पेशली यंगस्टर्स में एक ऐसा अभी ट्रेंड शुरू हुआ है कि आप भी जानते होंगे कि वो DNA टेस्ट किट जो मिलती है आपको, तो ज़्यादातर यंगस्टर्स उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि हमारे ओरिजिन्स क्या थे, हमारे रूट्स क्या थे। तो मैं यही कहूँगा कि यंगस्टर्स आजकल के दौर में they are more so in touch with their identity and their roots than ever वो before. आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे आपकी तरफ आएंगे मैनेजमेंट, क्योंकि आप इन्हें सपोर्ट करती हैं, वहाँ पे कभी मसाइल तो नहीं आए कि पाकिस्तानी सिंगर है अब यहाँ पे गाएगा, कोई खुदा न खासा सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगा, कैसे आएंगे लोग, आएंगे नहीं आएंगे, कुछ ऐसा तो नहीं कभी मामला हुआ? इस तरह से नहीं हुआ। अक्सर जो इनके इवेंट्स हैं वो जैसे अक्सर कभी ऐसे होता है कि और भी सिंगर्स होते हैं, ज़्यादातर वो भी पाकिस्तानी ही होते हैं। बहुत सारे मतलब वहाँ स्टूडेंट्स के बहुत इवेंट्स होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा वहाँ बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं,
उनके बहुत इवेंट्स होते हैं, फिर कम्युनिटी में इवेंट्स होते हैं, फिर जिसको म्यूज़िक कॉन्सर्ट कहा जाता है जिधर सिर्फ परफॉर्मेंस होती है, वो भी काफ़ी होते हैं। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के इस तरह के इश्यूज़ वहाँ नहीं होते, लेकिन वहाँ ये भी कल्चर है कि वहाँ हमेशा जब भी आप कोई वेन्यू लेते हैं किसी कॉन्सर्ट के लिए या परफॉर्मेंस के लिए, वहाँ सिक्योरिटी होती है, तो शायद इसलिए फिर रिस्क इतना नहीं होता। और जब हम कांटेक्ट करते हैं किसी वेन्यू को, अगर उन्हें ना पता हो कि पाकिस्तानी म्यूज़िक क्या है, तो वो काफ़ी वेलकमिंग होते हैं कि अच्छा आप हमें ज़रा बताएं, आपने कोई लिंक्स भेज दें, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। कोई नेगेटिव रिस्पांस अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं एक्सपीरियंस किया हमने। वहाँ पे आप जब पाकिस्तान आते हैं, कोई फ़र्क महसूस होता है तो ज़मीन में, कुछ यहाँ के लोगों में, वहाँ के लोगों में, उनके रवैयों में, चीज़ों में कुछ? मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ तो मैं एक सांस लेता हूँ, जो इट्स लाइक अ साई ऑफ रिलीफ। जब भी मैं अपने गांव जब जाता हूँ तो उन्हीं गलियों से जब मैं गुज़रता हूँ तो मुझे अपने बचपन की यादें अपने बचपन की यादें वापसता हैं जिन गलियों में। तो आई टेक अ साई ऑफ रिलीफ, एक सुख का सांस भरता हूँ, एक चैन का सांस भरता हूँ। और यही समझ लें कि मैं अगर ज़्यादा बताना शुरू कर दूँगा शायद मैं इमोशनल हो जाऊँ। तो पाकिस्तान मेरे दिल में एक ऐसी पोजीशन रखता है जिसको मैं सही तरह बयान भी नहीं कर सकता अपने अल्फाज से। तो मैं अगेन यही कहूँगा कि सियासत में कभी दिलचस्पी रही कभी? अब तो बहुत सारे सिंगर्स, इब्रार उल हक, बहुत सारे लोग, अहमद जवाद, और बहुत सारे लोगों ने अपनी पार्टीज बना ली। आपको कभी नहीं शौक हुआ? मैं अभी पार्टी का तो नहीं किसी का कहूँगा कि आप किसी सपोर्ट करते हैं अगेन लाइक बचपन में, लेकिन कभी इंटरेस्ट रहा कि भाई मैं बढ़ चढ़ के आगे रैलियों में आऊँ, लोगों के साथ सपोर्ट करूँ? अगेन बचपन में तो बिल्कुल सियासत में इंटरेस्ट नहीं था, मैं समझता शायद इट्स बोरिंग। लेकिन अगेन जब यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मेरी बातचीत हुई, दोस्ती हुई, उनके ख्यालात, नज़रियात के लोग, एग्जैक्टली मुख्तलिफ नज़रियात के लोगों के साथ मैंने बातचीत, एग्जैक्टली। तो मुझे भी फिर सियासत में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हुआ। मतलब वहाँ पे तो आपको पता ही है कि स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शंस भी होते हैं, हर साल स्टूडेंट यूनियन के यहाँ पे तो हमने 6-7 साल से बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया पाबंदियाँ लगा रखी हैं यूनियंस। तो वहाँ पे एवरी ईयर स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस होते हैं, तो आपको वाकई एक कैंपेन रन करना होती है। तो मैं स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा भी था, स्टूडेंट यूनियन में मैं हिस्सा लेता था, इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता था, और साथ साथ में कैंपेनिंग भी करता था अपने दोस्तों के लिए जो कोशिश कर रहे थे दोबारा इलेक्ट होने की, जोड़ तोड़ का काम करते थे। एग्जैक्टली। तो उसके बाद मैंने फिर रियलाइज़ किया कि मैं मतलब मैं सोच नहीं सकता था कि कभी भी मुझे मतलब करंट अफेयर्स में इतनी दिलचस्पी महसूस होगी। मैं पहले समझता यार बिल्कुल ही बोरिंग है, लेकिन करंट अफेयर्स में मुझे ऐसी दिलचस्पी आई कि मैं अब अपने फ्री टाइम में, समझ लें एज एन एंटरटेनमेंट, एज अ डाउन पीरियड, एज अ डाउन टाइम, मैं समझ लें कि मैं करंट अफेयर प्रोग्राम सुनता हूँ। यानी कि आप हमारे टॉक शो जो हैं वो एक एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ सुनते हैं कि लोग लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं, लेकिन मतलब कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी मैं बहुत ही इज्जत करता हूँ। उनके ख्यालात सुनने से बहुत सारे लोग अच्छे मौजूद हैं और बहुत सारे बुरे लोग भी। उनके ख्यालात सुनने से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ स्टडी करने को मिला। तो मैं यकीन जाने कि उनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको मैं सुनता हूँ जब भी वो टीवी पे आते हैं, उनके ख्यालात में जब सुनता हूँ, स्पेसिफिकली बैठ के इंटरनेट पे उनकी वीडियोस ढूंढूंगा, देखूंगा कि क्या क्या अभी रिसेंटली उन्होंने क्या कहा है, उनकी इंटरव्यू डेवलपमेंट क्या हो रही है पाकिस्तान में। मैडम आपकी तरफ आएंगे। ख़वातीन यहाँ पे तो हमने देखा है कि वो चूल्हे पे चाहे सालन जो है वो जल जाए, बच्चा चाहे बेचारा भूख से तड़प रहा हो अभी, तो वो ख़वातीन टीवी लगा के बैठी होती हैं, जी मैं फलां ड्रामा लाजमी देखना है, इसकी आखिरी किस्त है या तीसरी किस्त है। आपका वहाँ पे कैसा है? टीवी से लगाव है, नहीं है, कैसा है? टीवी देखने को सच में बताऊं तो टाइम नहीं मिलता, इसलिए अभी ये भी कह रहे हैं ना कि ये अक्सर यूट्यूब पे, मतलब जो आप कहते हैं ना एक शो लाइव चल चुका होता है उसके बाद जो दोबारा चलता है, तो ये भी अक्सर वही देखते हैं। मेरा भी ज़रा इस तरह का है कि पॉलिटिक्स में हम दोनों का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो वो हम साथ देखते हैं। लेकिन ड्रामों श्रामों से आप दूर रहते हैं? ड्रामों में मेरा मतलब पाकिस्तान नहीं करने की नहीं बात कर रहा, देखने की बात कर रहा हूं।
जो पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, एक्टर्स यहाँ के बहुत ही टैलेंटेड हैं, तो बस ये है कि टाइम नहीं मिलता। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि मेरी जो और मसरूफियात इतनी ज़्यादा होती हैं कि वही टाइम पूरा करते करते ख़त्म हो जाता है, तो इससे मुझे तो इतना टाइम खास नहीं मिलता ड्रामास देखने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा घर में कोई होता है। गेम वगैरह भी करते हैं आप दोनों, कुछ बैडमिंटन, कोई कुछ और खेल लिया, कोई लूडो शूडो खेल जी लिया? जी जी, ये तो जॉगिंग करते हैं बहुत स्ट्रिक्टली, ये डाइट का भी काफ़ी ख्याल करते हैं। मेरा थोड़ा बहुत होता है यानी कि आप पराठे शराठे नहीं बनाते, कुछ रोटी दे दी नहीं बस? नहीं, ये मतलब इधर आके रिलैक्स होने के लिए हम इस तरह की चीज़ों को हम एक्साइटेड होते हैं कि पाकिस्तान जाके हम मज़े से खाएंगे, लेकिन वैसे रूटीन में हम कोशिश यही करते हैं कि मतलब डाइट पे हम दोनों थोड़ा बहुत क्योंकि कॉन्शियस उसका आवाज़ और बहुत सारी बिल्कुल, चीज़ों से बिल्कुल। ताल्लुक रहता है। और न सिर्फ ये कि बल्कि जब आप किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं, स्पेशली म्यूजिक वीडियो का हिस्सा होते हैं, तो डायरेक्टर्स जो होते हैं आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी Invest कर रहे हैं आप, तो एक- एग्जैक्टली, एक तो फिर trust आपके level होता है ऊपर आपके एग्जैक्टली ऊपर। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आप अपना ख्याल रखें ताकि आप कैमरे के सामने जब जाएं तो अच्छा नजर आए। बिल्कुल, इस वजह से आपको फिर जो फॉलोअर्स होते हैं, जो sacrifice करना फैंस पड़ता होते है। हैं, उनकी भी एक डिमांड होती है कि वो आप उसी रूप के अंदर आपको 60 साल 70 साल बाद भी उसी में देखना। देखिए एग्जैक्टली। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अब कुछ अपकमिंग कुछ करने जा रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, को अपना कुछ बनाना चाह रहे हैं? जी, फ्यूचर प्लान्स यही हैं। फ़िलहाल जिस प्रोजेक्ट पे हमने अभी 2-3-4 दिन पहले वीडियो शूट की है, वो रिलीज़ करेंगे। मेरे पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है जिनके साथ मैं पूरी काम कर टीम रहा हूँ। होती है जी जी, उसके साथ वो काम करने वाली। उसका रिलीज़ तकरीबन फरवरी के लिए शेड्यूल्ड है, और उसके बाद मैं अपने सोलो सॉन्ग्स कभी प्रोडक्शन की तरफ नहीं दिल किया कि मैं खुद प्रोड्यूस भी करूं और लोगों एक्चुअली को लेके आऊं? मेरी जो जहनीत है वो आई थिंक जो मेरा माइंड है वो आई थिंक इट्स मोर, मैं क्रिएटिविटी जो मेरी है वो मतलब लिखने में ज़्यादा है, कॉम्पोजिशन में ज़्यादा है। तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट है जैसे प्रोडक्शन हो गया, उसके लिए मेरी जो टाइम है, एक तो मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी। अब तो एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेस बना लिए हैं, जी जी जी, वो लोगों को आगे लेके आ मैं रहे समझता हूँ कि जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, जो वही मुझे काम लगता है professional वही काम करना चाहिए। अगर कोई और किसी फील्ड में या किसी शोबे में अच्छा है, मुझसे ज़्यादा अच्छा है, तो मैं क्यों ना उसकी सर्विसेज इस्तेमाल करूँ या यूज़ करूँ, उससे कोलैबोरेट करूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरी सलाहियत है वो लिखने में और कॉम्पोजिशन करने में ही अच्छी है बनिस्बत प्रोडक्शन वगैरह और ये सब। तो मैं इससे दूर ही रहता हूँ, जो मैं जिस चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ वही काम करूँ। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।